वो कहते हैं ना, पढ़ते रहो कुछ ना कुछ, पढ़ते रहो कुछ ना कुछ, मंजिल मिलेगी तुम्हें सचमुच। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? तो भारत की सरकार ने जो है सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? 25, 35, 45, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने कितने सीमेंट उद्योगों के लिए सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? वो की है आपके 25। तो ये जान लेते हैं। दुनिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पर बनाया गया है? कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, वो कहाँ पर बनाया गया है? डेनमार्क, सऊदी अरब, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है ये बनाया गया है आपका डेनमार्क में। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोक्स शहर में बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 21.16 मीटर है। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सैंड कास्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। डच निर्माता विल्डफ्रेड सिट्जर को दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तो जान लेते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपनहेगन है और डेनमार्क की जो मुद्रा है वो क्या है? डेनिश क्रोन। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय ने लागू की है? कि जो आपकी स्पर्श प्रणाली है वो किस मंत्रालय ने लागू की है? रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, दिल्ली विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या है राइट? रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली जो है लागू की है। जान लेते हैं कि स्पर्श प्रणाली होती क्या है। स्पर्श उन पेंशन भोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्र की स्थापना की परिकल्पना करता है, जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। रक्षा लेख विभाग के कई कार्यालयों के अलावा जो पहले से ही पेंशन भोगियों के लिए सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, रक्षा पेंशन भोगियों में डील करने वाले दो सबसे बड़े बैंक हैं वो कौन कौन से? भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को सेवा केंद्र के रूप में सहयोजिता किया गया है। अब जो हमारे रक्षा मंत्री है वो कौन है? राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेज़न ने भारत में कहां पर अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? जो अमेज़न है तो वहां उसने जो है कहां पर अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर सबसे पहला अपना डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? वो केंद्र लॉन्च किया है गुजरात में। तो आइए जान लेते हैं। अमेज़न ने भारत में गुजरात के सूरत में, और ये जो किया है ये गुजरात के सूरत में किया है, अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है। ये ध्यान रखना आप, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अमेज़न ने भारत में कहां पर अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है, तो वो दे देता है सूरत। तो आपको सूरत ही लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कहां पर किया? सूरत में किया है। अमेज़न डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी ने किया है। अमेज़न के डिजिटल केंद्र ऐसे केंद्र हैं जहां सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों को ई कॉमर्स के लाभ के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा। MSME अमेज़न डिजिटल केंद्र पर जा सकते हैं और ई कॉमर्स, GST और कराधान समर्थन, शिपिंग और रसीद समर्थन, कैट लॉगिंग सहायता और डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लाभ पर
प्रशिक्षण सहित तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब चलते हैं, जान लेते हैं कि अमेजन की जो सीईओ है वो कौन है। एंड्रयूज आर जेसी। और अमेजन की स्थापना है वो हुई थी भाई 5 जुलाई 1994 के अंदर। ओके, तो हम एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन जहाँ पर अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन के आए हैं। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भाई? गुजरात के मुख्यमंत्री है भाई विजय रूपाणी। ओके, अब आप पूछ लेते हैं कि अमेजोन की सीईओ कौन है, तो वो कौन है? एंड्रयू और जेसी। और अमेजोन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र कहाँ पर बनेगा? अब जो भारत का पहला जो समुद्री मध्यस्थ केंद्र है वो कहाँ पर बनेगा? गांधीनगर, जयपुर या चंडीगढ़ या इनमें से कोई नहीं, तो वो बनेगा आपका गांधीनगर में। तो देख लेते हैं, भारत में 35 से अधिक मध्यस्थ केंद्र है। अगर टोटल पूछे कितने मध्यस्थ केंद्र है भारत में, 35 से अधिक हैं। हालांकि इनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र से संबंधित नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े मध्यस्थता की सुनवाई अब सिंगापुर मध्यस्थ केंद्र में की जाती है। समुद्र और शिपिंग विवादों पर केंद्रित एक विश्व स्तरीय मध्यस्थ केंद्र बनाने का यह विचार भारत में परिचालन करने वाली संस्थाओं के बीच वाणिज्य और वित्तीय संघर्षों को हल करने में मदद कर सकती है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भाई? विजय रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो याद रखना है, गुजरात के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री? विजय रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएगा? तो कौन सा राज्य है जो अपने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएगा? दिल्ली, केरल, गुजरात और हिमाचल। तो इसका राइट क्या होगा भाई? केरल। कि केरल क्या करेगा? अपने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो जान लेते हैं ओटीटी है क्या। केंद्र सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप या ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। जो केरल सरकार है उसने अपने खुद का क्या रखा है भाई? ओटीटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने इसे 1 नवंबर तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। कि कब तक लॉन्च कर देगी इसको? 1 नवंबर तक। राज्य सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग स्पेस में एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ प्रस्तावित प्रयास बाजार या राजस्व द्वारा प्रेरित कुछ के बजाय एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है। केरल एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म क्यों लॉन्च करेगा? अब इसको लॉन्च करने का उसका लक्ष्य क्या है? नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे ओटीटी प्लेयर्स मलयालम सिनेमा में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन वे ज़्यादातर फिल्मों तक ही सीमित हैं जिसमें उन्हें राजस्व मिल सकता है। पिछले 1 साल में बड़े सितारों की विशेषता वाली 15 से कम मलयालम फिल्मों को इन प्लेटफॉर्म पर लिया गया है। इसके अलावा छोटे और घरेलू ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे निस्ट्रीम और मेनस्ट्रीम टीवी के पास बड़े खिलाड़ियों की बराबरी करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इस प्रकार राज्य सरकार ने इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा है जो अंतरिक्ष सुनिश्चित करेगा और कम बजट और स्वतंत्र फिल्मों के लिए कुछ प्रकार का राजस्व हिस्सा बनाएगा जो जनता के बीच जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओके, तो ये तो था भाई कि कौन सा राज्य अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएगा। तो आंसर क्या होगा? केरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है? कि कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता लॉन्च की है? हरियाणा, पंजाब या दिल्ली? तो इसका राइट क्या होगा भाई? दिल्ली ने लॉन्च की है ये। तो आइए जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 में अपने परिजनों को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी,
जिसने कोविड-19 में एक सदस्य को खो दिया है, और 2500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा यदि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए एक पोर्टल भी जो है लॉन्च किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त करने के लिए फेडरल बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो वो कौन है भाई, श्याम श्रीनिवास, अनुज कुमार, अर्जुन नटराजन, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन है, श्याम श्रीनिवासन। आइए जान लेते हैं। फेडरल बैंक के शेयरधारकों ने श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए ऋणदाता के प्रबंधक, निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनकी पुनर्नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक प्रभावी होगी। श्रीनिवासन ने 2010 में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला और तब से वह इस पद पर हैं। ओके, तो जान लेते हैं फेडरल बैंक के बारे में। जो फेडरल बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, अलुवा, केरल के अंदर फेडरल बैंक की स्थापना हुई। संस्थापक कौन है, के.पी. होमरिस। और फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी भाई 23 अप्रैल 1931 को। ओके, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, अलुवा, केरल। और फेडरल बैंक के संस्थापक कौन है, के.पी. होमरिस। और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 23 अप्रैल 1931 के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक किसने लॉन्च की है। अभी कौन सी अभिनेत्री है जिसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च की है, करीना कपूर, नेहा पारेख, विद्या बालन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा, करीना कपूर। आइए जान लेते हैं। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान की प्रेगनेंस बाइबल की घोषणा की है। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है। उन्होंने किताब लिखते हुए अपने अनुभव साझा किए हैं। इसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी बाइबल लिखने दोनों के ही सफ़र का जिक्र किया है। इस किताब में उनकी प्रेगनेंसी और इस किताब को लिखने के दौरान की शारीरिक और भावनात्मक रूप से अनुभव किए गए सभी भावनाओं का जो है वर्णन किया है। तो ये किसने लिखी है, द प्रेगनेंस बाइबल पुस्तक किसकी है भाई, करीना कपूर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य 46 कैंप गॉड विरासत स्थलों को विकसित करेगा, कि कौन सा राज्य है जो 46 कैंप गॉड विरासत स्थलों को विकसित करेगा। ऑप्शन है आपके राजस्थान, केरल, कर्नाटका, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा राज्य है आपका, कर्नाटका। जो कर्नाटक है वो 46 कैंप गॉड विरासत स्थलों को जो है विकसित करेगा। आइए जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, चिकबल्लापुर और तुमकुरू जिलों में स्थित 46 कैंप गॉड विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के अनुसार पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए 223 करोड़ रुपए की लागत से 3 सर्किट में चिन्हित स्थलों को विकसित किया जाएगा। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बी.एस. येदियुरप्पा। ओके, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत के रेलवे मानचित्र में कौन सा नया राज्य शामिल हुआ है। अब जो भारत के जो रेल मानचित्र है उसमें कौन सा नया राज्य शामिल हुआ है, मणिपुर, तेलंगाना, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा, मणिपुर। आइए जान लेते हैं। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के वेंगाचुनुपा और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया है। ट्रेन ने 2 पूर्ववर्ती स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। ओके, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है भाई, एन
बीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ओके, रिपीट कर लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला कौन है? वहां के जो है राज्यपाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेशनल फिल्म आइकवा ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में किस फिल्म को जोड़ा है? तो किस फिल्म को जोड़ा है? पीके, 3 इडियट्स, दंगल, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी है? पीके को जो है जोड़ा है। तो जान लेते हैं पीके के बारे में। नेशनल फिल्म आइकवा ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में राजकुमार हिरानी की 2014 की फिल्म पीके के मूल कैमरा नकारात्मकता के एक महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। फिल्म निर्माता ने नकारात्मकता को मुंबई के निर्देशक प्रकाश मखदूम को सौंप दिया है। नेशनल फिल्म आइकवा ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश के लिए भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ जो है समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC, SBI, OBC या एक्सिस बैंक? तो इसका राइट क्या होगा आपका? एक्सिस बैंक के साथ जो है भारतीय सेना ने जो है भारतीय सेना ने समझौता किया है। तो ये जान लेते हैं। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता, तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की शुरुआत पेशकश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सेवा वेतन पैकेज सेना के सभी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग लाभ प्रदान करेगा। मऊ के लाभ सेवारत रक्षा कर्मियों के साथ साथ रक्षा पेंशन भोगियों दोनों को कवर करेगा। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। और एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर। और एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। ओके, तो रिपीट कर लेते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? 1993। और MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RBI ने गैर अनुपालना के लिए कितने बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? जो RBI है उन्हें कितने गैर अनुपालना के लिए बैंकों पर जो है जुर्माना लगाया है? 14, 15, 16 या 17? तो कितने पर लगाया है भाई? ये लगाया है 14 बैंकों पर। ओके, तो जान लेते हैं। RBI ने NBFC को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लेख के लिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और 10 अन्य उधारदाताओं पर जुर्माना लगाया है। 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये आपको याद रखना है, कौन है? शक्तिकांत दास। और मुख्यालय कहाँ है RBI का? मुंबई के अंदर है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी भाई? 1 अप्रैल 1935 में जो है कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 कहाँ स्थापना हुई थी? कोलकाता के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती है? अब 2021 में स्क्रैप्स नेशनल स्पेलिंग प्रतियोगिता के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पर हुई थी और किसने जीती है ये। अवेंट गोल्ड, जेनिफर मेसी या उसेन बोल्ट? तो ये किसने जीती है? एवेंट गोल्ड ने जीती है। तो जान लेते हैं। लुइजियाना के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमरीकी जेला एवांट गोल्ड, ये जेला एवांट गोल्ड है, ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। 14 वर्षीय एवांट गोल्ड जो एक कुशल बास्केटबॉल खिलाड़ी भी है, अपने 93 वर्षों के इतिहास में प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीतने वाले पहले
अफ्रीकी अमेरिकी प्रतियोगी है। 8वीं कक्षा के एवांट गॉर्ड ने 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार जीतने के लिए मुराया की सही वर्तनी की, जो उष्णकटिबंधीय एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई पेड़ों की एक प्रजाति है जिसमें पिनेट के पत्ते और फूल भी होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 499 करोड़, 599 करोड़, 1699 करोड़ या 799 करोड़? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 499 करोड़। ये जान लेते हैं। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की कुल कीमत लगभग 499 करोड़ रुपए हैं। CMD BDL कमांडोर सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि BDL भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। निर्यात के लिए आकाश हथियार प्रणाली की मंजूरी के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के साथ कंपनी विदेश में निर्यात के लिए आकाश की पेशकश की तलाश कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जुलाई, 10 जुलाई या 11 जुलाई? तो राइट क्या है इसका? 10 जुलाई को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्टॉक और स्वास्थ्य परिस्थितियों तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिक डॉक्टर A.H. अलीकुनी और डॉक्टर H.L. चौधरी की याद में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कारकों की प्रेरित प्रजनन तकनीकी का आविष्कार किया था। 2021 में 21वां जो है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस जो है मनाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस सोशल नेटवर्किंग साइट में न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? तो कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? फेसबुक, ट्विटर, गूगल या इनमें से कोई नहीं। तो किसने लॉन्च किया है? ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। ओके, आइए जान लेते हैं। अमेरिका की सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है। बुलेटिन प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखनों को बढ़ावा देना है। फिलहाल फेसबुक तेजी से बढ़ते ईमेल न्यूज़लेटर प्रवृत्ति में प्रतिस्पर्धा करने पर अभी जोर दे रही है, जो कि लेखन और ऑडियो सामग्री और पॉडकास्ट से लेकर लाइव ऑडियो रूम वह इस बुलेटिन में शामिल करने पर विचार विमर्श भी कर रही है। ओके, तो जान लेते हैं फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2004 में की गई थी। और फेसबुक के जो वर्तमान CEO कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है भाई? अमेरिका के अंदर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? जयराम रमेश, महेश नागर, विकास दुबे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? जयराम रमेश। तो ये जान लेते हैं। लेखक जयराम रमेश द्वारा लिखित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है।
यह महाकाव्य पुस्तक सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक 1879 की कविता द लाइट ऑफ एशिया की कहानी को इसमें विस्तार से बताया गया है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक को बोध पर एक महाकाव्य जैन कविता की जीवनी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यूज ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में स्थान पर कौन सा देश था? तो कौन सा देश रहा है न्यूज ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग? अमेरिका, चीन, पाकिस्तान या भारत? तो वो कौन रहा है? अमेरिका रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य के सिल्वरी को जो है जीआई टैग दिया गया है? दिल्ली, ओडिशा, कटक, मेघालय, शिलोंग या मुंबई? तो किसको दिया गया है? ओडिशा, कटक। जान लेते हैं। ओडिशा राज्य के कटक के अद्वितीय चांदी के सिल्वर फिलिग्री को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्तमान में उड़ीसा की कई कलाओं और शिल्प जैसी पीपली, एप्लीक, कोणार्क पत्थर की मूर्तियां, पुरी की पट्टाचित्र और उड़ीसा इकेत को जीआई पंजीकृत किया गया है। ओडिशा की राजधानी का क्या नाम है? तो सबको पता है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश का पासपोर्ट रहा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश का पासपोर्ट रहा है? भारत, वियतनाम, चीन या जापान? तो किसका रहा है भाई? जापान का। ओके, जान लेते हैं। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर जापान देश का पासपोर्ट रहा है, जबकि सिंगापुर देश का पासपोर्ट दूसरे स्थान पर है और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट तीसरे स्थान पर रहा है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का जो पासपोर्ट है वो 90वें स्थान पर था, तो यही 90वें स्थान पर रहा है। विश्व रैंकिंग में अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और पाकिस्तान के पासपोर्टों का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो सबसे किसका रहा है सबसे ऊपर? जापान का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना है? मेरंग जो है भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना है? उत्तराखंड का, मेघालय, गुजरात या मुंबई? तो किसका बना है? ये बना है भाई मेघालय का। जान लेते हैं। मेघालय राज्य की पश्चिमी खासी हिल्स जिले के एक उपमंडल मेरंग को मेघालय का 12वां जिला घोषित किया गया है। मेरंग उपमंडल मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? केनरोड संगमा ने इस बात की जानकारी लोगों को दी है। तो मेघालय की राजधानी का क्या नाम है? शिलोंग। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? केनराड संगमा। और मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? सत्यपाल। तो तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए कि मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय के मुख्यमंत्री केनराड संगमा और मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? सत्यपाल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला स्पीड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? अब महिलाओं की स्पीड शतरंज चैंपियन 2021 किसने जीती है? एस शिवानी, जैक्स विस्टो, हाउ इफान? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? सी होई इफान। तो जान लेते हैं। चीन देश की होई इफान ने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2000 का खिताब 21 का खिताब जीता। होई इफान ने फाइनल में भारत की चेस प्लेयर द्रोणवली हरिका को हराकर महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले की 30 वर्षीय खिलाड़ी
द्रोणावली हरिकर ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जो है किया, लेकिन कोई नहीं, फिर भी वो वहाँ तक गई। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों आपके, तो आप जो है वीडियो को देखते रहें, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं हम कि वीडियो को जो है आप शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चन कैसे थे और वीडियो कैसी है। ओके, तो कल फिर मिलते हैं करंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।